हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 11th का चैप्टर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। फिज़िक्स में किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस करनी होती है, जिसके ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर टिका हुआ होता है, या यूँ कहिए इन सभी डेफिनेशंस को हम थ्रू आउट द चैप्टर बार बार पढ़ते रहते हैं। तो इस चैप्टर की जो सबसे पहली इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वह है डिफॉर्मिंग फोर्स। तो चलिए इस डिफॉर्मिंग फोर्स को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब हम किसी m मास ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं तो वह फोर्स उस ऑब्जेक्ट के अंदर a एक्सेलरेशन पैदा करता है। सपोज़ कीजिए कि भाई आपके पास एक m मास का ऑब्जेक्ट है और वह m मास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना हुआ है। जब हम इस m मास ऑब्जेक्ट के ऊपर F न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो यह फोर्स इस m मास ऑब्जेक्ट के अंदर लीनियर मोशन पैदा करेगा। लीनियर मोशन का मतलब है कि भाई ऑब्जेक्ट जो है वो आपका एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करना शुरू कर देगा, और उसके तहत ऑब्जेक्ट के पास a एक्सेलरेशन आएगी और वह फोर्स F जो होगा वह इस वाली इक्वेशन को फॉलो करेगा, यानी कि F बराबर ma को फॉलो करने वाला है। ऑब्जेक्ट के जिस पॉइंट पर हम लोग फोर्स लगाते हैं, यानी कि जो हमने फोर्स लगाया है वह इस ऑब्जेक्ट के इस वाले पॉइंट पर लगाया है, तो इस वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट के जिस पॉइंट पर आप फोर्स लगाते हो उसको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी बोला जाता है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी बोला जाता है। और हम लोग ये जो ऑब्जेक्ट लेते हैं, यह ऑब्जेक्ट हमारा रिजिड ऑब्जेक्ट होता है। रिजिड ऑब्जेक्ट का मतलब है कि भाई ऑब्जेक्ट की शेप के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है। बट अगर हम यह फोर्स इस तरह से लगाएं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, सो दैट कि यह फोर्स ऑब्जेक्ट की शेप को अगर चेंज कर देना, तो इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी फोर्स को बेटा हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स बोलेंगे। यानी कि डिफॉर्मिंग फोर्स एक ऐसा सा फोर्स है, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर यह लगाया जाता है तो यह ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर देता है, ठीक है। तो अगर आप इसका डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप डेफिनेशन यह लिख सकते हो, द फोर्स विच अप्लाइड ऑन द बॉडी सो दैट इट विल चेंज द शेप ऑफ बॉडी। ओके, तो यहाँ पर हमने डिफॉर्मिंग फोर्स का डेफिनेशन लिखा है, द फोर्स विच चेंज द शेप ऑफ बॉडी इज नोन एज डिफॉर्मिंग फोर्स। सपोज कीजिए कि भाई आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जो है वह हमने एक स्प्रिंग को माना है। क्या लिया ऑब्जेक्ट? हमने भाई एक स्प्रिंग को एक ऑब्जेक्ट लिया, और उस स्प्रिंग को आप एक वॉल से कनेक्ट कर देते हो। मान के चलिए ये हमने ना वॉल बनाया है, एक वॉल बनाया और उस वॉल से एक स्प्रिंग अटैच है। ओके, जैसे ही आप लोग इस स्प्रिंग के ऊपर F न्यूटन का फोर्स लगाओगे, तो यह फोर्स इस स्प्रिंग की शेप को चेंज कर देगा। तो मतलब इस स्प्रिंग के अंदर यह एक्सटेंशन पैदा कर देगा, और इस स्प्रिंग की जो शेप बनेगी वो कुछ इस तरह की बन जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जब आपने इस स्प्रिंग के ऊपर F न्यूटन का फोर्स लगाया तो उसकी जो शेप थी वह यह बन गई। तो यह फोर्स हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स कहलाने वाला है। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वह है हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स। जब आपने इस स्प्रिंग के ऊपर F न्यूटन का फोर्स लगाया था तो इस फोर्स ने इस स्प्रिंग की शेप को चेंज कर दिया था, जिसकी वजह से इस फोर्स को हमने डिफॉर्मिंग फोर्स बोला था। अब आप जैसे ही इस डिफॉर्मिंग फोर्स F को यहाँ से हटाते हो तो स्प्रिंग वापस से अपनी ओरिजिनल जो शेप है उसके अंदर आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि भाई स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स डेवलप हो रहा है, और वह फोर्स स्प्रिंग को उसकी ओरिजिनल शेप
लेने में उसकी हेल्प कर रहा है, और वह जो फोर्स डेवलप हो रहा है वह इस रिस्टोरिंग फोर्स के अपोजिट साइड में डेवलप हो रहा है, सो दैट कि जो स्प्रिंग है अपनी ओरिजिनल शेप में वापस से आ रहा है। यह जो फोर्स डेवलप हो रहा है इसी फोर्स को हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स के नाम से जानते हैं। या ऐसा मान के चलिए कि भी एक ऐसा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर ही डेवलप हो, जब हम उसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, सो दैट कि वह ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल शेप को रिगेन कराने में जब उसकी हेल्प करता है, तो वही फोर्स हमारा रिस्टोरिंग फोर्स कहलाता है। तो इसकी जो डेफिनेशन बनेगी वह बनेगी द फोर्स विच हेल्प्स द बॉडी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स इज नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स। The force which helps the body to regain its original shape after removing the deforming force is known as restoring force. Restoring force के बाद जो हमें चर्चा करनी है वह करनी है टाइप्स ऑफ मटेरियल के ऊपर। अब बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे पास 3 तरह के मटेरियल होते हैं। उसमें जो पहला मटेरियल है वह है परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल, दूसरा है पार्शली इलास्टिक और पार्शली प्लास्टिक मटेरियल। इसी प्रकार से जो तीसरा टाइप है भाई साहब वह है परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल। कौन सा भाई? परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल। अगर मैं बात करता हूँ परफेक्टली इलास्टिक ऑब्जेक्ट की, परफेक्टली और इलास्टिक ऑब्जेक्ट या फिर परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल की, ये वो मटेरियल हैं जब आप इनके ऊपर से डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हो तब ये अपनी जो शेप है, उसकी जो ओरिजिनल शेप है, उसको ये वापस से कम्प्लीटली रिगेन कर लेते हैं। क्या करते हैं भाई साहब? अपनी शेप को कम्प्लीटली रिगेन कर लेते हैं, कम्प्लीटली रिगेन उसको ये कर लेते हैं, मतलब वापस से उसको ये पा लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो मटेरियल होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं भाई साहब? परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं। यानी कि जो ऑब्जेक्ट डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाने के बाद अपनी शेप को कम्प्लीटली रिगेन कर लेते हैं, उनको हम परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल बोलते हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ परफेक्टली प्लास्टिक की, ये वो मटेरियल हैं जिनके ऊपर से जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाते हो तो ये अपनी शेप को कम्प्लीटली रिगेन नहीं कर पाते, मतलब ये अपनी शेप को क्या करेंगे? कम्प्लीटली रिगेन नहीं कर पाएंगे। और नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि पार्शली इलास्टिक और पार्शली प्लास्टिक वो मटेरियल हैं जो अपनी डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाने के बाद अपनी शेप को पार्शली रिगेन कर लेते हैं। तो उस तरह के जो मटेरियल हैं उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको बेटा हम बोल देते हैं पार्शली इलास्टिक और पार्शली प्लास्टिक मटेरियल। अगर इनकी डेफिनेशन का बात किया जाए तो इनकी डेफिनेशन क्या बनेगी, ज़रा ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा परफेक्टली इलास्टिक बॉडी की डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या बनने वाली है? डेफिनेशन बनने वाली है द मटेरियल विच रिगेन देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, तो उस तरह के जो मटेरियल बनेंगे वो भाई साहब हमारे परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल बन जाएंगे। इसका जो एग्जांपल है वह है क्वार्ट्ज और फास्फोरबोरॉन्ज। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी का। किसका बात करना भैया? परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी का। तो ये वो ऑब्जेक्ट हैं अगर आपने इनके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर दिया तो ये अपनी शेप बिल्कुल भी रिगेन नहीं कर पाएंगे। तो मैंने वही डेफिनेशन लिखा है, द मटेरियल विच डोंट रिगेन देयर ओरिजिनल शेप कम्प्लीटली आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स, आप उसके अंदर ये वाले टर्म ऐड कर देना, इज नोन एज परफेक्टली प्लास्टिक। इसके जो एग्जाम्पल है वह है मड मतलब गारा, वैक्स, मोम और पुट्टी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं पार्शली इलास्टिक और प्लास्टिक बॉडी का, तो ये वो मटेरियल हैं जो जब हम इनके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं ना, तो ये कुछ हद तक अपनी शेप को रिगेन कर लेते हैं बट कम्प्लीटली नहीं कर पाते, यानी कि वो पार्शली करते हैं। तो इसका जो हमने डेफिनेशन लिखा है वह भी यही लिखा है कि द मटेरियल विच रिगेन देयर शेप पार्शली आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स इज नोन एज परफेक्टली इलास्टिक और पार्शली इलास्टिक और पार्शली प्लास्टिक ऑब्जेक्ट। इसके जो एग्जांपल है वो है पीवीसी और एक पॉलीथीन। ओके।